गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है क्या नहीं है और बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल किस पर है, किस पर बेस होता है, वो आज सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अगर इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन नहीं देखा हो तो मेरी पिछली वाली वीडियो हो, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए आप देखते हैं। देखिए बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए हम आर्टिफिशियल मेथड यहाँ पर यानी कि कृत्रिम विधियों के द्वारा क्या करेंगे, हम कोशिका के जो आनुवांशिक रूपरेखा में परिवर्तन किया जाता है। आनुवांशिक रूपरेखा में परिवर्तन कैसे, यानी सेल होती है, जैसे मान लीजिए सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है इस तरीके से। ठीक, अब ये क्या है, अनुवांशिक रूपरेखा। ठीक है, डीएनए है। अब इसमें क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे। किसके द्वारा करेंगे परिवर्तन, हम करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक, अब इसमें क्या होता है और इस परिवर्तन को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें पुनर्युगल डीएनए बनाने के लिए जीन का स्थानांतरण या पुनर्युगज होता है। यानी कि पुनर्युगज का मतलब है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है यानी कि जैसे मान लीजिए कोई दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और दोनों ही डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए को लेकर जो एक डीएनए बनाते हैं। सपोज दैट मान लीजिए ये ह्यूमन डीएनए है, ह्यूमन डीएनए, ठीक, और ये है आपका इकोलाई बैक्टीरिया का डीएनए, जिसे प्लाज्मा बोलते थे। ठीक, अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक, यहां पर सपोज दैट मान लीजिए ये हमने जोड़ दिया, तो ये जो ना तो प्योर ह्यूमन वाला डीएनए है और ना ही प्योर इकोलाई वाला बैक्टीरिया वाला डीएनए है, तो ये यहाँ पर जो डीएनए जो बना है एक नया, तो उसे बोलते हैं आरडीएनए। आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, इसको इस तरीके से बोलेंगे। यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर हम इसमें जब पुनर्युगल डीएनए बना लिया जाता है तो इस पुनर्युगल डीएनए को हम क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, इस टेक्निक में जो आपका पूरी की पूरी जो ये बनी है रिकॉम्बिनेशन वाली जो डीएनए की टेक्निक है, इस टेक्निक में दो विभिन्न जीवों के डीएनए को संयुक्त कर, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया है, इस टेक्निक में क्या करेंगे, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे यानी दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को लेकर और उनको जोड़कर जो नया डीएनए बनेगा वो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाया जाता है। ठीक है, इस टेक्निक को कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। समझ में आ गया, यानी दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ इसको, यानी दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, उन ऑर्गेनिज्म के डीएनए, दोनों के डीएनए को लेकर और लेके होने के बाद में फिर उन दोनों को कंबाइंड कर दिया जाता है और कंबाइंड करने के यानी उनको जोड़ दिया जाएगा, और जो जोड़ने के बाद में जो नया डीएनए जो बना है उनके जोड़ने से वो आपका कहलाया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। ठीक है, सॉरी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के थ्रू होगा और ये पूरी प्रोसेस कहलाई जाती है रिकॉम्बिनेशन डीएनए। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस कहलाई जाएगी और टेक्निक को कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। इसे हिंदी में बोलते हैं डीएनए पुनर्युगज तकनीक। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब जैसे ही ये बन जाता है हमारे पास यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में डीएनए पुनर्युगज के लिए सर्वप्रथम डीएनए के अणुओं को खंडों में तोड़ना आवश्यक है। यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि जब हमारे पास जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें बनाना है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीएनए को, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा डीएनए है। ठीक है, अब इस डीएनए को क्या करेंगे, हम खंडों में तोड़ेंगे, जैसे कट करेंगे, जैसे ये इस तरीके से ये कट कर दिए, तो ये वाला पहला वाला खंड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा,
इस तरीके से ये खंडों में हमने तोड़ दिया। खंडों में तोड़ना आवश्यक इसलिए होता है ताकि हमें जो हमें चाहिए डीएनए का पार्ट वो हमें इजीली मिल जाता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, एक साइंटिस्ट आते हैं सन 1970 में, नेथन एवं स्मिथ, ठीक है, जो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, नेथन स्मिथ ने, इन्होंने क्या करा, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजो नामक एक बैक्टीरिया की कोशिका, यानी कि एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। इस बैक्टीरिया की क्या ली, सेल ली, और सेल लेने के बाद में सेल से एक ऐसा एंजाइम आइसोलेट किया, एक ऐसा एंजाइम निकाला जिसमें 6 न्यूक्लियोटाइड अणु हो, ठीक है, जो 6 न्यूक्लियोटाइड अणु हो, जो कि एक विशिष्ट प्रकार यानी स्पेसिफिक टाइप के सीक्वेंस में हो, यानी अनुक्रम में हो, ठीक है, सीक्वेंस को पहचान सके, ऐसा हमने एक एंजाइम जो बोलते हैं एंजाइम आइसोलेट किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने एंजाइम आइसोलेट किया, आइसोलेट क्यों किया, क्योंकि देखो मैं दोबारा से बता रहा हूँ इसको, 6 न्यूक्लियोटाइड अणु का मतलब अणु युक्त हो, जो कि क्या है, वो एक स्पेसिफिक टाइप के जो सीक्वेंस होते हैं उनको क्या करे, रिकॉग्नाइज कर दे या पहचान जाए डीएनए को, और उसी स्थान पर क्या करे, उसके खंड को मतलब पहचान कर वहां से उसको कट कर दे। अब इसको कट करने के लिए क्या है, देखिए इस प्रकार के जो एंजाइम होते हैं, जो यहाँ पर जो एंजाइम यहाँ पर आइसोलेट जो किया था, वो एंजाइम है आपके, जैसे कि आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। देखिए ये जो एंजाइम आपको मैं बता रहा हूँ 12th में, ये एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस बार भी आपको दिया गया था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बताइए या एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बताइए, उनका क्या काम, तो वो सारे मैं आपको बता दूंगा, उससे पहले नेक्स्ट। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यहाँ पर मतलब एंजाइम कहा गया इसको, जो आइसोलेट किया गया था, किससे, यानी कि इस वाले बैक्टीरिया से। अब यहाँ से आइसोलेट कर लिया गया, इसको हिंड थर्ड के नाम से बोला जाता है, हैंड थर्ड के नाम से भी इसको मतलब बोला जाता है, इसे कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए नेथन्स और स्मिथ ने इस खोज के, यानी कि जब नेथन्स और स्मिथ ने, जब ये दोनों साइंटिस्टों ने इसकी जब खोज कर ली, और खोज करने के बाद में क्या हुआ, कुछ वर्षों बाद क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की उपस्थिति का और पता चला कि भाई ऐसे एंजाइम और भी हैं, तो उन्होंने क्या करा कि इन एंजाइमों की सहायता से, यानी कि जो आपके और एंजाइम जैसे ही पता चला है, इन एंजाइमों की सहायता से उन्होंने क्या करा, डीएनए अणुओं को छोटे छोटे खंडों में क्या कर दिया, तोड़ दिया। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, और डीएनए के छोटे छोटे इन खंडों को मतलब तोड़ दिया। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? अब जब तोड़ दिया गया, अब टूट जाते हैं तो भाई इनको जोड़ा भी जाएगा, तो इनको जोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है, वो होता है आपका लाइगेज एंजाइम, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस वर्ष आया है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीएनए के जो खंड होते हैं उनको जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, तो यहाँ पर दिया गया, वहां पर दिए गए थे ऑप्शन में, एक था लाइगेज एंजाइम, ठीक है, तो ये यहाँ पर रखना है, इस बात को याद रखना। अब इसकी सहायता से क्या है, डीएनए के अणु को क्या है, एक दूसरे से जोड़ दिया है, यानी दो अलग अलग, जैसे सपोज दैट मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस वाले को जोड़ा, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक बार और दिखाऊंगा आपको, जैसा सपोज दैट मान लीजिए ये बैक्टीरिया डीएनए है, बोलूंगा प्लाज्मिड, और ये है ह्यूमन डीएनए।
अब इन दोनों को कट तो करा दिया, कट कराने के बाद में अब हमें इसको लाइगेज मतलब इसको जोड़ना है। तो ये जोड़ा गया जो बैक्टीरिया, ये जो जुड़ा है, तो ये जो जुड़ा है बैक्टीरिया मतलब जो डीएनए आपस में जो जुड़े हैं, ये लाइगेज एंजाइम के द्वारा से जुड़ा है। लाइगेज एंजाइम की हेल्प से इनको जोड़ दिया गया है। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब ये यहाँ पर ये जोड़ दिया गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाइगेज एंजाइम पर ध्यान देना आप लोग। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब ये लाइगेज एंजाइम जुड़ जाता है तो यहाँ पर जो नया डीएनए बना है ये हो जाता है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ये यहाँ पर आई बात समझ में नहीं आई? रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है हम देखते हैं इसके बाद। ठीक है, चलिए पहले इसको उतार लीजिए आप लोग। ठीक है बच्चों, उसकी आपने स्क्रीनशॉट ले ली हुई। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम क्या है इसमें। देखिए उसी प्रिंसिपल में क्या है, ये सहयोगी टेक्निक है। सहयोगी टेक्निक दो है इसमें, एक है आपका केमिकल इंजीनियरिंग और एक है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखो केमिकल इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें क्या करते हैं, हम कोई भी जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव हम क्या करेंगे इसमें एक आर्टिफिशियल तरीके से, यानी कि लैब में हम एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करते हैं जो कि आपको स्टेलाइज हो। स्टेलाइज का मतलब है उसमें बैक्टीरिया वायरस कोई भी जर्म्स ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, हम क्या करते हैं, अगर हमें एंटीबायोटिक्स बनानी, एंटीबायोटिक हमेशा बैक्टीरिया से होने वाली जो डिसीज होती हैं उनके लिए बनाई जाती है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब ये हमें एंटीबायोटिक्स बनानी है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करेगी। यदि हमें एंजाइम्स बनाने हैं, ठीक है, और यदि हमें वैक्सीन बनानी है तो वैक्सीन मतलब आपको पता है यानी टीका। ठीक, इसमें क्या होगा, जैसे कोरोना वाली वैक्सीन जो बनी थी, कोविशील्ड वैक्सीन बनी थी, वो आपकी किस तरीके से बनी थी, वो बनाई गई थी आपकी केमिकल इंजीनियरिंग के द्वारा और वो बायोटेक के हेल्प से बनाई गई थी। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे, इसमें डीएनए के जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें मैनिपुलेशन कर देते हैं, उसके डीएनए में हेराफेरी कर देते हैं ताकि हमें कोई अच्छा सा कुछ जो मैनिपुलेशन कर देते हैं यानी तोड़ जोड़ घटाना करके नियम, वो हमें अच्छा वाला जो डीएनए मिल जाए। ठीक है, जिससे क्या है हम कोई भी जो वो होते हैं ना ऑर्गेनिज्म उसे बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जब जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये हो रहा है कि डीएनए के अंदर मैनिपुलेशन हेराफेरी करके फिनोटाइप बनाए, ठीक है, तो वो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाया जाता है। इसे हम टेलरिंग ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं, टेलरिंग ऑफ डीएनए भी कहते हैं इसको, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को। ठीक, तो आज हमने ये सारी चीजें बताई। ठीक, हमारा ये दूसरा पार्ट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें कि यहाँ पर कुछ इसके जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स होते हैं। अब यार आपको मैंने बता दिया कि भाई इसमें केमिकल इंजीनियरिंग के द्वारा एंटीबायोटिक्स बनानी, एंजाइम्स बनाने, वैक्सीन बनानी, और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा डीएनए में क्या है मैनिपुलेशन कर दिया। अब देखिए ये तो मैंने कह तो दिया, लेकिन ये इजी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर डीएनए लिया और कट कर दिया इस तरीके से और दूसरा डीएनए लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें बहुत प्रोसेसिंग होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, बहुत सावधानी बरती जाती है। तो इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे क्लास में। ठीक है, तो आप देख लेना और मेरी पीछे वाले वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना।